महत्वपूर्ण सूचना। ये कथा काल्पनिक है, इसके किसी भी पात्र एवं घटना का वास्तविक पात्र या घटना से कोई संबंध नहीं है। इसका उद्देश्य सिर्फ मनोरंजन है। भीम अपने पिता सेठ लल्लूराम का इकलौता बेटा था। लल्लूराम के पास अनाप शनाप दौलत थी। भीम पर आधुनिकता का रंग हावी था। वैसे भी जिस घर में अनाप शनाप दौलत हो वहाँ तरह तरह के ऐब और गंदी आदतें भी अपना घर बसा लेती हैं। भीम अपने पिता के हर बिजनेस में पार्टनर भी था, इसलिए वह अपने पिता के साथ व्यापार में पूरा हाथ बटाता था और काम के बाद पूरी अयाशी जोर शोर से करता था। बिल्कुल वैसा ही युवक था जैसे अक्सर अमीर घरों के युवक होते हैं। आमतौर पर होता यह है कि अधिक पैसे वाले परिवारों के बच्चे बिगड़ जाते हैं। पैसे की कोई कमी उनके पास होती नहीं है, इसलिए ज़्यादातर लड़के गलत रास्ते पर चले जाते हैं। आजकल भीम एक फैक्ट्री लगाने पर विचार कर रहा था। फैक्ट्री लगाने के लिए जमीन की आवश्यकता थी। वह जमीन तलाश कर रहा था। जमीन की तलाश में वह आसपास के गांवों के चक्कर लगा रहा था। क्योंकि भीम पर पैसे की कोई कमी नहीं थी, वे मुंह मांगी कीमत देने को तैयार था, लेकिन कोई जमीन बेचने को तैयार नहीं था। एक समय था जब जमीन की कोई कीमत नहीं थी। लोग जमीन बेचना चाहते थे लेकिन लेने वाला कोई नहीं था। समय बदलता गया और जमीन की कीमतें बढ़ती गईं। लोग जमीन का महत्व समझने लगे और इसीलिए जमीन मिलनी बंद हो गई। भीम फैक्ट्री की जमीन के चक्कर में पास के गांव में गया। पास के गांव में उसकी जमीन की बात चल रही थी। वह कई किसानों की थोड़ी थोड़ी जमीन ले रहा था, वो भी हाई रेट पर। किसान काफ़ी कोशिशों के बाद जमीन बेचने को रेडी हुए थे। वह भी तब तैयार हुए थे जब उनके परिवार के एक एक आदमियों को नौकरी देने का वादा किया गया था। आज भीम उन लोगों को कुछ एडवांस देने जा रहा था। उसने नोटों का एक ब्रीफकेस पीछे वाली सीट पर रख दिया था। उसकी गाड़ी तेज गति से दौड़ती जा रही थी। मेन रोड से हटकर वह गांव के रास्ते पर चल दिया। उस रास्ते पर कार बहुत धीमी चल रही थी क्योंकि रास्ता बहुत खराब था। तभी अचानक सामने एक खड्डा आ गया। तभी भीम ने एक साथ ब्रेक लगा दी। अचानक ब्रेक लगते ही गाड़ी ने बहुत आवाज़ की। सामने एक लड़की चली जा रही थी। गाड़ी की चर की आवाज़ को सुनकर उस लड़की ने पलट कर देखा। गाड़ी में एक नवयुवक बैठा था। वह मुस्करा रहा था। लड़की ने एक पल उस युवक को देखा। उसे मुस्कराते देखकर उसने गर्दन झुका ली। भीम ने अपनी गाड़ी को लाकर बिल्कुल उसके बराबर में खड़ा कर दिया और कहा, क्या नाम है तुम्हारा? तभी उस लड़की ने अपना नाम तमन्ना बताया। तभी भीम बोला, बड़ा प्यारा नाम है। तमन्ना उसकी बातों को बहुत खामोशी से सुन रही थी। भीम ने उसको संबोधित करते हुए कहा, मुझे भीम कहते हैं, सेठ लल्लूराम का बेटा हूँ। हम आपके गांव में एक फैक्ट्री लगाना चाहते हैं। आपके गांव में मैंने जमीन ली है। मगर तमन्ना को इन सब बातों से क्या लेना देना था। वह उस समय तक खड़ी रही जब तक कि भीम बोलता रहा और फिर वह आगे को चल पड़ी। भीम ने पुनः गाड़ी उसके बराबर में लाकर रोकते हुए कहा, तमन्ना जी आओ बैठो, मैं भी आपके गांव जा रहा हूँ, तुमको मैं वही छोड़ दूंगा। तभी तमन्ना बोली, जी नहीं, मैं आपकी गाड़ी में नहीं आऊँगी, मैं पैदल ही चली जाऊंगी। भीम बोला, क्यों? तभी बड़ी तेज आवाज में तमन्ना ने जवाब दिया, मेरी मर्जी। फिर भीम ने कुछ नहीं कहा। इस बात को भी वह जानता था कि ये मामला शहर का नहीं गांव का है। यहाँ किसी भी तरह की गई हरकत खतरनाक साबित हो सकती है। वह अपनी गाड़ी आगे बढ़ा ले गया। तमन्ना उसी तरह से पैदल चलती रही और वह अपने घर आ गई। शाम को भीम तमन्ना के घर भी आया। तमन्ना पिता के कहने से भीम के लिए चाय लेकर आई। भीम के सामने आने पर भीम उसे कई पलों तक बिना पलके मारे निहारता रहा। तमन्ना उसको इस तरह से अपनी ओर देखते पाकर शर्मा गई और चाय देकर वहां से चली गई। भीम ने तमन्ना के पिता मोहन को एडवांस दिया और दस्तखत कराए और अपनी कार में बैठकर चल दिया। तमन्ना भीम को बहुत पसंद आ गई थी। वह सोच रहा था कि चाहे जैसे भी हो तमन्ना मेरे हाथ ही आनी चाहिए। गदराया बदन अंग अंग सांचे में ढला हुआ। बार बार तमन्ना का चेहरा भीम को स्क्रीन पर चमकता नजर आ रहा था। उसने अपनी गर्दन को जोर से झटका दिया, जैसे उसने तमन्ना के ख्यालों को दिमाग से निकाल दिया हो। भीम अपने मनोमस्तिष्क से तमन्ना को निकाल नहीं पाया।
वह बार बार उसके ख्यालों में आ जाती थी। भीम ने एक बार फिर गांव जाने का निश्चय किया। उसने सोचा शायद तमन्ना उसके जाल में फंस जाए। वह अपनी गाड़ी लेकर आज एकदम रात को आया। वह ऐसे टाइम पर आया था कि तमन्ना के पिता उसे रात्रि में वहीं रोकने का प्रयास करें और वह रुक जाए। भीम मोहन के यहाँ पहुंचा तो मोहन ने उसे आदर से बैठाया। कुछ देर बाद तमन्ना उसके लिए चाय व नमकीन ले आई। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये हॉट टचिंग स्टोरी पसंद आ रही है तो एक लाइक तो बनता है। भीम ने एक बार उसे प्यार भरी नजरों से देखकर गर्दन झुका ली। वह जमीन के बारे में मोहन से काफी देर तक बातें करता रहा। इसी बीच खाना तैयार हो गया। मोहन के कहने पर भीम ने भोजन कर लिया। भोजनोपरांत भीम ने कहा, अच्छा मोहन जी, अब मैं चलता हूँ। भीम जी, अब जाने का समय तो नहीं है। मोहन ने कहा, यह शहर नहीं है, गांव है। कोई आपकी कार भी ले लेगा और आपको बांध कर डाल देगा। भीम तो स्वयं ही वहां रुकना चाहता था। वह तो प्रोग्राम ही ऐसा बनाकर आया था ताकि वे रुकने को कहें और वह रुक जाए। ऐसी बात है तो ठीक है मोहन जी। भीम ने कहा, फिर तो मैं सुबह ही चला जाऊंगा। मोहन ने भीम के लिए एक कमरे में बिस्तर लगवा दिया और वह लेट गया। करीब 1 घंटे बाद तमन्ना दूध का गिलास लेकर आई और उसने धीमी आवाज में कहा, लीजिए, दूध पी लीजिए। तमन्ना, क्या तुम जानती हो? भीम ने कहा, मैं यहाँ किस लिए आया हूँ? तभी तमन्ना बोली, नहीं तो पागल, मैं सिर्फ यहाँ तुम्हारे लिए ही आया हूँ। तभी तमन्ना कहती है, क्यों? पागल, कोई युवक किसी लड़की के पास कब और किस लिए आता है? तमन्ना, मैंने जब तुम्हें पहली बार देखा था मुझे तभी तुमसे प्यार हो गया था। उसी वजह से मैं यहाँ दोबारा आया हूँ। भीम जी, ये शहर नहीं गांव है। यहाँ इस तरह की बातें करना भी पाप समझा जाता है। आज तो आपने कह दिया, फिर कभी मत कहना। तभी भीम बोलता है, क्या किसी से प्यार करना बुरा है? नहीं कहने के साथ ही तमन्ना वहां से उठकर चली गई। भीम की समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। उसे अपनी इच्छा पूरी होती नजर नहीं आ रही थी। तमन्ना ने उसमें जरा सी भी दिलचस्पी नहीं दिखाई थी। दूध पीकर वह लेट गया। इसके अलावा चारा भी क्या था। सुबह फिर तमन्ना उसके लिए चाय व नाश्ते का सामान लाई थी। उस समय मोहन वहां नहीं थे। चाय का कप थमाते हुए तमन्ना से कहा, मेरा यकीन करो, मैं सचमुच तुमसे बहुत प्यार करने लगा हूँ। आपके बिना मेरी लाइफ अधूरी है। मैंने आपको लेके बहुत कुछ सोचा है। तभी तमन्ना बोली, आप अपने काम से मतलब रखिए, इन बेफिजूल की बातों के लिए मेरे पास वक्त नहीं है। उसने मन ही मन निश्चय कर लिया था कि चाहे जैसे भी हो वह उसे पाएगा अवश्य। चाय पीकर वह चल दिया। कार में आकर बैठा। तमन्ना कहीं जा रही थी। उसने कहा, मैं कल दोपहर को तुम्हारा गांव से बाहर उस नदी पर इंतजार करूंगा। मगर तमन्ना ने उसकी बात का हाँ या ना में कोई उत्तर नहीं दिया। वह अपने रास्ते चली जा रही थी। तमन्ना भीम के बार बार इस तरह की बातें करने के कारण ये सोचने पर विवश हो गई थी कि क्या वह सचमुच उसे प्यार करता है और उसी के लिए यहाँ आता है। उसने अपने आप ही अपनी गर्दन को झटका दिया, जैसे अपने विचारों को अपने मन से निकालकर फेंक देना चाहती हो। मगर दूसरे दिन जब दोपहर हुई तो तमन्ना के कदम स्वयं ही नदी की ओर उठ गए। वह ये देखना चाहती थी कि क्या सचमुच भीम वहाँ आया है, क्या वह सचमुच उसे प्यार करता है। कहानी अच्छी लग रही हो तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर दो। अब आगे। तमन्ना ने देखा कि नदी किनारे भीम की कार खड़ी थी और भीम उसी की ओर देख रहा था। तमन्ना की समझ में नहीं आया कि अब वह क्या करे, उसकी ओर जाए या लौट जाए। तमन्ना के कदम अपने आप भीम की ओर बढ़ते चले गए। कुछ ही देर में वह भीम के पास आ गई। तमन्ना को देखकर भीम प्रसन्न हो गया। उसके करीब आने पर उसने कहा, आओ तमन्ना, मैं तुम्हारे इंतजार में ही पलके बिछाए बैठा था। भीम जी, आप मुझे क्यों परेशान कर रहे हैं? मैं गांव की रहने वाली हूँ। यहाँ प्यार नाम की कोई चीज़ नहीं होती। आप मेरा ख्याल छोड़िए और अपना काम कीजिए। भीम ने कहा, तुम्हें भुला पाना मेरे वश में नहीं है, इसलिए मैं क्या करूं? तमन्ना इस बात से डर रही थी कि उस ओर यदि कोई आ गया तो वह बदनाम हो जाएगी। भीम ने अपनी जेब से एक अंगूठी निकाली और तमन्ना की उंगली में लगभग जबरदस्ती करते हुए पहना दी और कहा, यह हमारे प्यार की पहली निशानी है।
वह कभी अंगूठी को देख रही थी तो कभी भीम को। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या करे क्या ना करे। तमन्ना ने वह अंगूठी उतारकर भीम को देते हुए कहा, आप इसे वापस ले जाए। कहने के साथ ही तमन्ना गांव की ओर चली गई। तभी भीम बोला, मैं कल भी इसी समय आऊंगा। भीम ने इस बार कुछ तेज स्वर में कहा था। तमन्ना कुछ नहीं बोली। दूसरे दिन भी भीम आया। तमन्ना भी उसके पास आई थी। गुजरते दिनों के साथ साथ वह दोनों रोज मिलने लगे। भीम का जादू तमन्ना पर चढ़ता जा रहा था। भीम जल्द से जल्द तमन्ना को पा लेना चाहता था। ऐसे ही दिन पे दिन गुजरते चले गए। भीम को तमन्ना का ना मिलना खटक रहा था। एक दिन जब तमन्ना भीम के पास आई तो भीम ने उसे अपनी कार में अपने पास बिठा लिया और शहर की ओर चल दिया। उसे शहर की ओर जाते हुए देखकर तमन्ना ने पूछा, तुम कहाँ जा रहे हो? पागल, आज तुम्हें शहर दिखाऊंगा, आराम से बैठी रहो। भीम तमन्ना को लेकर अपने बंगले पर ही आ गया। पहले उसका इरादा तमन्ना को होटल ले जाने का था, बाद में उसने अपना इरादा बदल दिया था। तमन्ना का दिल धक धक कर रहा था। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि वह उसे यहाँ क्यों लाया है। वह यहाँ क्या करेगा ये भी उसकी समझ में नहीं आ रहा था। भीम ने तमन्ना को अपनी बाहों में भर लिया और उसे अपने बिस्तर पर ले गया। तभी तमन्ना बोली, भीम जी, यह सब मुझे पसंद नहीं है, ना ही मैं कोई गलत काम करूंगी। तभी भीम बोलता है, क्या तुम्हें मुझ पर विश्वास नहीं है? तुम चिंता क्यों कर रही हो? फिर भी शादी से पहले ये सब मैं नहीं होने दूंगी और तुम मुझे मेरे घर पहुंचा दो। तभी भीम बोला, तुम आओ तो सही, घबरा क्यों रही हो? तमन्ना के मना करते करते भी भीम उसे बिस्तर पर ले गया और उसकी इच्छा के बिना ही उसने अपनी मनमानी कर ली। बेचारी तमन्ना कुछ न कर पाए और फिर उसके बाद जब भी भीम की इच्छा होती गांव आ जाता और तमन्ना को ले जाता, अपनी इच्छा पूरी करके उसके घर छोड़ जाता। तमन्ना भीम से बार बार शादी करने के लिए कहती और भीम उसकी बात टाल देता। बीतते समय के साथ साथ तमन्ना को ये लगने लगा था कि वह शायद माँ बनने वाली है। तमन्ना को जब पक्का यकीन हो गया कि वह भीम के बच्चे की माँ बनने वाली है तो उसने भीम से कहा, अब शादी में देर करना उचित नहीं है। मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। तभी भीम बोला, ये तुम क्या कह रही हो? हाँ, ये सच है। अच्छा, तो मैं जल्दी ही तुम्हारे साथ शादी करने की तैयारी करूँगा। और ये कहकर वहाँ से चला गया। उसके बाद वह वहाँ नहीं आया। तमन्ना अब अधिक दिन तक इस बात को नहीं छुपा सकती थी। उसे अपने पिता मोहन से यह बात बतानी पड़ी। मोहन की समझ में नहीं आया कि वह क्या करे क्या ना करे। फिर भी अपनी बेटी को लेकर वो भीम के पिता लल्लू राम के यहाँ आए। लल्लू राम उस समय घर पर ही था। उसने मोहन की ओर देखते हुए कहा, आओ मोहन जी, कैसे आना हुआ? सेठ जी, आपका बेटा भीम कहाँ है? वो तो फैक्ट्री गया है। तुम बैठो, बात क्या है? सेठ जी, भीम ने मेरी बेटी तमन्ना से प्यार किया है, इससे शादी का वादा किया था। अब ये उसके बच्चे की माँ बनने वाली है। लल्लू राम तभी गहरी सोच में डूब गए। फिर बोले, मोहन तुम उससे बात कर लो। यदि वह तमन्ना बेटी से विवाह करना चाहता है तो मुझे कोई एतराज नहीं है। मेरा इकलौता बेटा है, मैं तो उसकी खुशी चाहता हूँ। मोहन अपनी बेटी को लेकर वहीं रुक गया। उसे भीम की प्रतीक्षा तो करनी ही थी। भीम रात को लगभग 11 बजे आया। उसके आने पर लल्लू राम ने कहा, भीम, यस डैडी, देखो मोहन और उसकी बेटी आए हैं, वे तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। भीम पर इस बात का कोई फर्क नहीं पड़ा था। वह ड्राइंग रूम में आया। मोहन और तमन्ना वहां बैठे हुए थे। भीम ने उन लोगों की ओर देखा और कहा, कहिए मोहन जी, कैसे आना हुआ? पैसा तो मैं आपको दे आया था। भीम जी, तमन्ना कह रही थी आप और मेरी बेटी आपस में प्यार करते थे। आपने इससे शादी करने का वायदा भी किया था। ये आपके बच्चे का बोझ उठाए घूम रही है। अब आप ये बताएं कि शादी कब कर रहे हैं? मोहन जी, आप कैसी बातें कर रहे हैं? मैं भला इससे शादी की बात क्यों करूँगा? यदि आपको कुछ धन का लालच है तो वैसे ही मांग लीजिए, मैं दे दूंगा, लेकिन इस तरह इल्जाम तो मत लगाए। तभी लड़की के पिता बोले, बेटा, भला ऐसी कौन सी लड़की होगी जो स्वयं अपनी बेइज्जती कराएगी? इस तरह का जवाब देकर हमारी इज्जत से मत खेलो।
देखो मोहन जी, मैं ये सब ना तो बर्दाश्त करूंगा और ना ही मैं इस तरह से शादी ही करूंगा। आप जहां चाहें इसकी शादी कर दीजिए। हाँ, यदि पैसों की बात है तो मैं दे दूंगा। अब मोहन और तमन्ना के पास अब सिवाय रोने के और क्या चारा था। भीम तो साफ साफ मुकर गया था। चलो बेटी, इससे और कुछ कहने का कोई लाभ नहीं है। ये किसी सेठ की कोठी नहीं, रावण की लंका है। भीम को मोहन के ये शब्द बहुत बुरे लगे, लेकिन वह खामोश रहा। वे उठकर चल दिए। वे उनकी कोठी से बाहर निकल आए और घर की ओर चल दिए। रात्रि के 12 बज रहे थे। उसकी समझ में यह नहीं आ रहा था कि वह इस समय अपनी बेटी को लेकर कहाँ जाए। वह इस बात को जानता था कि लल्लू राम से भी कुछ कहने का कोई लाभ नहीं है, क्योंकि उसने तो पहले ही कह दिया था कि अगर भीम शादी करना चाहे तो मुझे कोई एतराज नहीं है। और जब भीम ने मना कर दिया तो फिर वह हाँ कैसे करेगा। जैसे ही वह कोठी से बाहर आए उसे उनका एक ड्राइवर मिला और मोहन से कुछ बोला ही था तभी मोहन उस ड्राइवर की ओर प्रश्नात्मक दृष्टि से देखा। उसने 1-2 बार उसे देखा था। उसे मालूम था कि वह लल्लू राम का ड्राइवर है। तभी वो ड्राइवर बोलता है, मेरा नाम कपिल है, मैं लल्लू राम का ड्राइवर हूँ। तभी मोहन बोला, हमसे क्या काम है? बाबूजी, मैंने आप लोगों की और भीम की सब बातें सुन ली हैं। मैं जानता हूँ कि आप और आपकी बेटी जो कुछ कह रहे हैं वह एकदम सत्य है। ये सेठ का बिगैल बेटा इसी तरह से लोगों की लड़कियों की इज्जत खराब करता फिरता है और बाद में लोगों की इज्जत को पैसों से तौलने लगता है। उसके बाद किसी के पास करने को कुछ नहीं रह जाता है। इस समय आप लोग परेशान भी हैं और रात्रि का समय भी है। यदि आप लोग हर्ज ना समझे तो मेरे घर चलिए और सुबह अपने घर चले जाएगा। मोहन ने एक पल के लिए कुछ सोचा और फिर स्वीकृति में सिर हिलाते हुए कहा, ठीक है, चलिए। कपिल उनको अपने साथ लेकर चल दिया। तमन्ना बराबर आंसू बहाए जा रही थी। उसके पास सिवाय आंसू बहाने के और चारा भी क्या था। मोहन की स्थिति बड़ी खराब थी। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि वह अपनी बेटी का क्या करे। उसके कारण वह कहीं का नहीं रह गया था। उसे डूब मरने के लिए भी कोई जगह नजर नहीं आ रही थी। उस समय कपिल का उन्हें मिलना डूबते को तिनके के सहारे के समान था। कपिल मोहन और उसकी बेटी तमन्ना को लेकर अपने घर पर आ गया। उसका मकान बहुत बड़ा तो नहीं था पर ठीक था। मोहन और तमन्ना चारपाई पर बैठ गए और कपिल उनके लिए चाय बनाने लगा। वह चाय बनाकर ले आया और उसने एक एक कप तमन्ना और उसके पिता को दी और एक कप स्वयं ले लिया। वे तीनों चाय पीने लगे। चाय पीते हुए कपिल ने मोहन को संबोधित करते हुए कहा, मोहन जी, इस समय आपकी क्या पोजीशन है मैं अच्छी तरह से समझ सकता हूँ। जिस किसी के साथ इस प्रकार की घटना घट जाती है उसका जीना हराम हो जाता है। समाज में उसका कोई मान सम्मान नहीं रह जाता। बेचारा मोहन क्या जवाब देता। उसकी तो जैसे बोलती बंद हो गई थी। ऐसी दशा में कोई भी बेटी का बाप क्या कह सकता था। कपिल ने फिर कहा, यदि आप उचित समझें तो इस समय जबकि आप परेशानी में हैं मैं आपकी मदद कर सकता हूँ, आपको जिल्लत और रुसवाई से बचा सकता हूँ। तभी तमन्ना के पिता बोले, वो कैसे? मैं आपकी बेटी से शादी करने को तैयार हूँ, अगर आप राजी हो तो। मोहन ने आश्चर्य से कपिल को देखा। कपिल की उम्र बहुत अधिक नहीं थी। उसकी उम्र 25-26 वर्ष की रही होगी। देखने में वह सुंदर भी था। उसकी पत्नी गुजर गई थी। वह विधुर का जीवन व्यतीत कर रहा था। इस समय उसे कपिल की बात मान लेने में लाभ लगा। फिर भी उसने तमन्ना की ओर देखा और पूछा, बोलो बेटी, तुम्हारा क्या ख्याल है? मैं तो कुछ भी कहने के काबिल नहीं हूँ, तमन्ना ने रो देने वाले अंदाज में कहा। तभी कपिल ने कहा, सोच लीजिए मोहन जी, ये कोई जबरदस्ती तो है नहीं कि जो आप इसकी शादी मेरे साथ ही करें। हाँ, यदि आप लोग तैयार हों तो मुझे कोई एतराज नहीं है। ठीक है, मोहन ने कहा, मुझे कोई एतराज नहीं है। मैं जल्दी ही तुम दोनों का विवाह कर दूंगा। इस समय जिल्लत और बेइज्जती से बचने के लिए इससे अच्छा उसके पास और कोई हल नहीं था। सुबह मोहन और तमन्ना अपने गांव वापस चले गए। 20 दिन बाद मोहन ने तमन्ना और उस ड्राइवर की शादी कर दी। तमन्ना शादी के बाद कपिल के घर आ गई। भीम को भी इस बात का पता चल गया था
कि तमन्ना का विवाह उनके ड्राइवर कपिल के साथ हो गया है। एक दिन वह ड्राइवर के जाने के बाद वहां आया। भीम ने वहां आते ही तमन्ना को अपनी बाहों में भर लिया और उसे चूमने लगा। तमन्ना ने बड़ी सख्ती से अपने आप को उससे अलग किया और उससे कहा, भीम आज के बाद यहाँ मत आना, मुझे तुम्हारी शक्ल से भी नफरत है। यदि आज के बाद तुम यहाँ आए तो याद रखना मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी। अभी तुमने औरत का प्यार ही देखा है, इंतकाम नहीं। भीम उसे कोरी धमकी ही समझ रहा था। वह फिर तमन्ना की ओर बढ़ा। वहीं पर एक छुरी पड़ी हुई थी। तमन्ना ने वह छुरी उठा ली और सीधी कर ली। अब भीम को ये लग रहा था कि वास्तव में तमन्ना जो कुछ कह रही है उसे कर डालेगी। वह चुपचाप वहां से निकल कर चला गया। दैवयोग से कपिल बाहर खड़ा ये सब सुन रहा था। तमन्ना का ये रूप देखकर उसने सोच लिया कि उसने कोई गलत काम नहीं किया है। वह भी चुपचाप ही वहां से चला गया। आप ही देख लो दोस्तों, उसने पहले तमन्ना से प्यार किया, उससे शादी का वादा किया और जब वह उसके बच्चे की मां बनने लगी तो साफ मुकर गया। जब उस बेचारी ने कहीं और शादी कर ली तो फिर अपना मुंह काला करने उसके पास पहुंच गया। तो दोस्तों, इस कहानी से ये सीख मिलती है, हमको अपने आप को तब तक दूसरे के हवाले ना करे जब तक आपकी शादी ना हो जाए, क्योंकि आज की दुनिया विश्वास के काबिल नहीं है।